DPP2 हमने डिस्कस किया था, है ना। DPP3 हो गया था, DPP3 बाकी DPP3 में पर मुझे यहाँ तक तो ध्यान है कि हो चुका था हमारा 12 तक है। उसके बाद हम लोगों ने ट्रिगो वाली प्रॉपर्टी डिस्कस किया था, सैंडविच थ्योरम को यूज करके मैंने आपको डिराइव करके दिया था। और 13 के बाद डाउट बने, बाकी है तो मुझे बताओ जो क्वेश्चन है उसमें डाउट। 18 अच्छा, 18 क्वेश्चन में देखिए आपको क्या लग रहा है। अच्छा, आप सब लोगों को ये तो पता है कि there are two properties of trigonometry limit of extending to 0 sin x by x कितना होता है 1 और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x by x क्या होता है। इसका ये कब अप्लाई होता है, ये अप्लाई कब होता है। और मैं आप लोगों को पहले ही ऑन कर चुका हूँ कि कंसेप्चुअली हर चीज स्टेप समझने की ट्राई करना, और अगर नहीं समझ में तो केवल रिपीट कर लेना कि पूरा ट्वेल्थ यही आपको समझ में आना चाहिए कि भाई sin x by लिमिट x टू 0 sin x by 1 होता कब होता है, मुझे बताओ। जब उसका मतलब क्या है कि जब वो इनडिटरमिनेट फॉर्म, कौन सा लिमिटेशन करता है, चैप्टर क्या करता है, चैप्टर क्यों बनाया है, चैप्टर क्यों बनाया है। ये चैप्टर इसलिए बनाया गया है कि आपको ये पता चले कि जो फंक्शन आपको दिया है उसकी खुद की लिमिटेशन क्या है, कि भाई ऐसी कौन सी वैल्यू है जो आपको आंसर में वो नहीं दे सकता है ना। ये पता करना है मुझे, क्या दे सकता हूँ तो मुझे पता करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है पता करने के लिए कि इसका आंसर क्या क्या हो सकता है, ये आपको क्या क्या आंसर दे सकता है। बट ये भी तो जानना चाहिए कि आंसर क्या नहीं दे सकता। तो आपका आंसर कोई भी फंक्शन को आप नहीं दे पाएगा जब वो एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा। इनडिटरमिनेट फॉर्म मतलब जिसको आप डिटरमाइन नहीं कर पाते। कौन कौन से फॉर्म को इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं, 0 by 0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 into इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रेज़ टू 0, 1 रेज़ टू इनफाइनाइट, ये सारे कौन से फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो आपका आंसर 1 तब होगा जब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा। आप जब लिमिट अप्लाई करोगे तो ऊपर भी 0 आना चाहिए और नीचे भी 0 आना चाहिए। तो जैसे मैं x को 0 रख रहा हूँ तो sin 0 0 होता है और नीचे भी 0 हो रहा है, तो फिर मैं इसका आंसर 1 लिख पाऊंगा। इसका 1 का मतलब क्या होगा, फंक्शन का आंसर क्या नहीं हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, बट क्या नहीं हो पाएगा, 1 कभी भी। सेम फॉर द 10, ठीक है। तो अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 जो आप लोगों ने डाउट समझे, तो 18 क्वेश्चन में क्या दिया हमें, लिमिट ऑफ y टेंडिंग टू 0 x प्लस y इंटू सेक ऑफ x प्लस y माइनस x इंटू सेक x डिवाइडेड बाय लिमिट ऑफ y टेंडिंग टू 0 x प्लस y इंटू सेक ऑफ x प्लस y माइनस x इंटू सेक x डिवाइड बाय y, करेक्ट है ना। ये आप लोगों का क्वेश्चन है। अब मुझे सॉल्व करना है, ये कौन सा होगा, पहले फॉर्म चेक कर लो। y को आपने 0 रखा तो क्या होगा, ये x इंटू सेक x माइनस x इंटू सेक x, तो 0 देगा और नीचे भी 0, तो 0 by 0 का फॉर्म। तो मुझे इसका आंसर क्या नहीं हो सकता है वो पता करने के लिए मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और सिंप्लीफाई करके तब तक ले जाना पड़ेगा कि जब मैं लिमिट अप्लाई करूं तो डिनोमिनेटर मेरा 0 ना बने, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 बनेगा तब लिमिट लगा नहीं पाऊंगा। तो फिर आप मुझे वापस सोच के बताओ, नीचे तो कुछ कर नहीं सकते, भाई अकेला है, जो भी करना हो कहाँ करना है, तो न्यूमरेटर में प्रॉब्लम कौन,
पूरे स्टेटमेंट की ऐसी कौन सा टर्म है कि जो प्रॉब्लम है जिस वजह से मैं सिंप्लीफाई कर ही नहीं पा रहा? कौन? एक मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम उसके कोएफिशिएंट है। अगर ये x प्लस वाई नहीं होता, x नहीं होता तो सेक को तुम्हें 1/cos करके फॉर्मूला लगा देता। अभी सेक को 1/cos करके कुछ नहीं कर पाओगे आप। क्यों? बिकॉज कोएफिशिएंट है। आपकी प्रॉब्लम ये है, इसको कैसे भी करके मुझे हटाना पड़ेगा। हटा तो नहीं सकता बट कॉमन तो ले सकता हूँ, और कॉमन लेने के लिए आपको सेम कोएफिशिएंट वाले टर्म को साथ करना पड़ेगा। तो पहले वैसे टर्म ढूंढो जहां पर कोएफिशिएंट सेम। जैसे कौन सा टर्म? पहला x इंटू सेक ऑफ x प्लस वाई, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो x के साथ जाएगा सेक x प्लस वाई, फिर x के साथ जाएगा सेक x। ये दोनों को साथ में लेने का फायदा क्या होने वाला है? x कॉमन निकल जाएगा। फिर क्या बचा? प्लस y सेक ऑफ x प्लस वाई, प्लस y सेक ऑफ x प्लस वाई। अच्छा, और डिवाइड में जो y है वो तो दोनों के साथ जाएगा ना, डिवाइड में यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा। जैसे यहाँ पर गया तो यहाँ का टेंशन खत्म हो गया, तो y कर दिया। तो प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ है, इन दोनों में से क्या कॉमन है? x जो मेरी टेंशन थी कोएफिशिएंट वो कॉमन आ गया। तब क्या रहा अंदर? x इंटू सेक ऑफ x प्लस वाई माइनस सेक x डिवाइड बाई y प्लस सेक ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, कोएफिशिएंट हट गया। अब सेक को किसमें कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि सेक माइनस सेक की कोई फॉर्मूला होती नहीं है। तो सेक को किसमें कन्वर्ट करोगे? 1/cos, और 1/cos लिख के जब आप एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा? ये cos x माइनस cos ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई y इंटू cos ऑफ x प्लस वाई इंटू cos x प्लस सेक ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, और c माइनस c की फॉर्मूला क्या होता है? -2 sin 2x प्लस y/2 इंटू साइन, इसको सब्ट्रैक्ट कर 1 कर तो क्या बचेगा? -y/2 डिवाइडेड बाय y इंटू cos ऑफ x प्लस वाई इंटू cos x प्लस सेक ऑफ x प्लस वाई। तो चलिए जाए, अब दोनों टर्म साइन में आ गए। साइन इज एन ऑड फंक्शन, मतलब साइन में प्रॉपर्टी के हिसाब से माइनस कहाँ जाता है? बाहर। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस। अब ये वाली प्रॉपर्टी जो है साइन वाली, वो यहाँ पर दो साइन के टर्म, इसमें क्या दोनों में एप्लीकेबल है या दोनों में नहीं है या किसी एक में? और है तो किस में? कैसे पता कर सकते हैं? सबसे पहले आपको ये समझाया आपको कि कैसे पता करो कि प्रॉपर्टी लगेगी कि नहीं लगेगी। कौन सा फॉर्म होना चाहिए? कौन सा फॉर्म होना चाहिए? इंडिटरमिनेट फॉर्म में कौन सा? 0/0। क्या मैं इसको लिमिट को अगर इसमें अप्लाई करो तो क्या ये एंगल 0 हो रहा है? क्या ये 0 देगा आपको? क्योंकि अगर y को 0 रखा तो यहाँ पर 2x/2 भी तो बचेगा, तो वहां प्रॉपर्टी नहीं लगा। और क्या मैं y को 0 रखूंगा तो यहाँ अप्लाई होगा? वहां पर साइन 0 हो रहा है और साइन 0 की वैल्यू, तो फिर नीचे भी क्या चाहिए? जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल नीचे चाहिए। तो अगर यहाँ y/2 है तो यहाँ पर भी क्या चाहिए? तो y को ऑलरेडी है तो डिवाइड बाई 2n, ये 2 और ये 2। जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो लिमिट अप्लाई करने पर इसका आंसर कितना? 1। और जब लिमिट अप्लाई होगा तो फिर क्या यही अप्लाई होगा या हर जगह अप्लाई होगा जहां जहां y है? हर जगह अप्लाई होगा। तो हर जगह अगर मैं y को 0 रख लूं, यहाँ पर मैंने y को 0 रखा तो क्या मिलेगा? x, ये 0 तो sin 2x/2 तो sin x, यहाँ पर भी y को 0 रखूंगा तो cos x into cos x cos square x प्लस यहाँ पर y को 0। देखिए ये आपका आंसर आ गया।
इसको ज्यादा ज्यादा ये कर सकते हो, साइन एक्स बाई कोस पर एक्स है तो एक कोस एक्स दे दो, तो एक्स इंटू साइन एक्स बाई कोस एक्स टेन एक्स और एक कोस एक्स बचा 1 बाई कोस एक्स सेक एक्स और ये अलग से क्या होता है, सेक एक्स कॉमन ले लो, नहीं लोगे तो फिर देखिए तो जल्दी बोलता हूँ, काफी कुछ करवाना है मेरे को। ट्वेंटी थ्री के पहले हो गए सारे, देख लो एक बार। ट्वेंटी वन वाला हो गया, ट्वेंटी वन हो गया है। देखो 21 में क्या कौन सा फॉर्म है, पहले फॉर्म बताओ। एक्स को अगर आप 0 रखते हो तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos 0, cos 0 की वैल्यू यहाँ पर भी cos 0 1, तो 1 इंटू 1 का स्क्वायर रूट 1 है तो 1 माइनस 1 0 देगा, 0 बाई 0। बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास cos को लेके ट्रिग्नोमेट्री में कोई फॉर्मूला है ही नहीं है, प्रॉपर्टी है ही नहीं। प्रॉपर्टी सिर्फ दो की है, साइन और टेन की। तो इसका लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई, रूट कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, रैशनलाइज तो किससे डिवाइड मल्टीप्लाई, किससे सिंप्लीफाई मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड 1 प्लस cos x इनटू रूट ऑफ cos 2x, उसी से डिवाइड करूंगा तो उसी से, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस इंटू a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बनेगा। अब यहाँ से बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, क्योंकि हमें आपको इतने टाइम से सुनते आ रहे हैं 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स होता है, और एकदम सही भी है, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स ही तो होता है। बट ये 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स और sin स्क्वायर एक्स नहीं लिख सकते, क्योंकि ये cos स्क्वायर एक्स अकेला थोड़ी पूरा एक टर्म है ना, ऐसा थोड़ी कि आधा टर्म दे दिया है, आधे को कुछ नहीं है, वो मिस्टेक बस नहीं होना है। तो फिर बात इसका मतलब कि मेरे पास cos की कोई फॉर्मूला ही नहीं है लिमिट में, तो cos स्क्वायर एक्स को लिख लेता हूँ 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स और cos 2x को लिख लेता हूँ। cos की फॉर्मूला sin cos 2x की फॉर्मूला sin की टर्म में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय x स्क्वायर इनटू 1 प्लस cos x इनटू रूट ऑफ ब्रैकेट ओपन करता हूँ, है ना, तो ब्रैकेट जब ओपन करूंगा तो क्या होगा 1 इंटू 1 इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 2 साइन एक्स टू पावर 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos x इंटू रूट ऑफ cos 2x, ये 1 और ये 1, बट माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और आगे ऑलरेडी एक माइनस है, तो प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस प्लस माइनस 2 साइन रेज़ टू 4x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos x इंटू रूट ऑफ cos 2x। अब दोनों में क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स क्या रहेगा अंदर 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos x इंटू रूट ऑफ cos स्क्वायर। अब ये जो साइन वाली प्रॉपर्टी है वो क्या यहाँ पर एप्लीकेबल है,
अब अगर मैं क्या x को 0 रखता तो क्या 0/0 का फॉर्म दे रहा है ऊपर साइन कितनी बार है तो नीचे x भी कितनी बार होना है 2 बार ही है। तो जब लिमिट अप्लाई करूंगा तो इसका आंसर लिमिट अप्लाई करने के बाद इसका आंसर तो लिमिट यहाँ पर भी अप्लाई होगा लिमिट तो हर जगह अप्लाई होगा अकेले तो अप्लाई होगा नहीं तो लिमिट यहाँ पर आंसर बना गया और x टेंडिंग टू 0 यहाँ अप्लाई होगा तो साइन 0 की वैल्यू 0 यहाँ पर x की जगह पर 0 होगा तो cos 0 1 यहाँ पर cos 0 1 तो क्या रह गया ये 3 बचा ये 0 हो गया था नीचे ये 1 बचा ये भी 1 बचा 1 into 1 in 1 1 plus 1 ये 3/2 क्या मिला फाइनली आपको जो इसका आंसर नहीं हो सकता 3/2 से बड़ा हो सकता है 3/2 से छोटा हो सकता है पर क्या नहीं हो सकता 3/2 नेक्स्ट देखिए 23rd मेरे ख्याल से तो सिंपल था बिकॉज यहाँ पर दिखने में ऐसा टेंशन दिखता है कि भाई अलजेब्रिक भी है ट्रिगो भी है तो सब साथ में कैसे करें इसको थोड़ी सिंप्लीफाई करें पर करने का जरूरत नहीं है सिंप्लीफाई आपका दोनों की प्रॉपर्टी तो है ना साइन और टेन की तो उसके हिसाब से ये स्टेप बाय क्वेश्चन है जैसे एक्स कोसेक को मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है उसकी कोई प्रॉपर्टी यहाँ प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी के हिसाब से नीचे क्या चाहिए अगर अप्लाई करना है इनडिटरमिनेट फॉर्म लाना होगा तो डिवाइड की किसकी जरूरत पड़ेगी x से डिवाइड करूंगा तो x से डिवाइड बाय x स्क्वायर को कुछ कर नहीं सकते इसमें प्रॉपर्टी है तो इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बनाना होगा तो 10x के नीचे क्या चाहिए है ना जो 10 प्राइम पर होगा वही तो डिवाइड में चाहिए अगर यहाँ 2x होता तो नीचे क्या चाहिए होता 2x यहाँ x तो नीचे क्या चाहिए x से डिवाइड किया तो x से मल्टीप्लाई ऊपर यहाँ से x कॉमन नीचे भी x कॉमन वो जो x कॉमन निकलेगा ऊपर नीचे x तो रहेगा कैंसिल हो जाएगा क्या रहेगा ये cos x रहेगा फिर 2 sin x by x रहेगा डिवाइड बाय x स्क्वायर में से x कॉमन प्लस 10x by एक्सेस तो कट गया था ऊपर नीचे अब तो लिमिट अप्लाई कर लो टेंशन नहीं है cos 0 की वैल्यू लिमिट अगर यहाँ अप्लाई करोगे तो 1 प्रॉपर्टी के हिसाब से तो ये 1 बचा ये 2 बचा 1 plus 2 नीचे x को 0 रखा तो 0 और 10x by x में लिमिट अप्लाई करूंगा तो 1 1 plus 2 3 3/1 तो 3 बेस ऑप्शन का आंसर कभी भी नहीं है इसमें कुछ 25 वो वाला कुछ तो चाहिए 18 उसमें भी वही प्रॉब्लम था कोएफिशिएंट इसमें भी वही प्रॉब्लम है कोएफिशिएंट है ना 25 में भी तो 18 और 25 पूरा सेम अगर ध्यान से देखेंगे तो a plus s का स्क्वायर into sin of a plus s minus s square sin n divided by s divided by s है ना a plus s का होल स्क्वायर into sin of a plus s minus s square sin a divided by s अगर यहाँ पर अगर ब्रैकेट ओपन किया जाए तो इसका फर्स्ट टर्म कौन होगा a plus s का होल स्क्वायर का फर्स्ट टर्म तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो फर्स्ट टर्म पूरा क्या होगा a square sin of और इसको साथ में ले क्यों साथ में ले स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और वही तो टेंशन हो रहा था भाई कोएफिशिएंट का क्या करोगे वो कॉमन आ गया तो a स्क्वायर कॉमन sin a plus s minus sin a बचा इसका मिडिल टर्म
अच्छा, फिर ये h तो डिवाइड में होने ही वाला है, प्लस इसका मिडिल टर्म 2a इंटू साइन ऑफ a प्लस h और होल डिवाइड बाई h। इसका थर्ड टर्म क्या है, a स्क्वायर साइन ऑफ डिवाइड बाई, क्या केस हो जाए, a प्लस h का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस a स्क्वायर, a स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, इसको साथ ले गए, इससे स्क्वायर कॉमन आ गया, मिडिल टर्म 2a into sin a plus h है और लास्ट टर्म h स्क्वायर into sin a plus h, तीनों के साथ कौन डिवाइड में h डिवाइड। आप लिमिट अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे हो डायरेक्टली, क्योंकि डिनोमिनेटर मतलब आपकी टेंशन कौन है, डिनोमिनेटर का है, उसकी वजह से मैं लिमिट अभी नहीं पुट कर पा रहा, तो मेरी दो जगह से टेंशन खत्म हो गई, टेंशन कट, तीन टर्म में से दो टर्म में कोई टेंशन, अब सिर्फ यहाँ प्रॉब्लम, जैसा इसका उसमें भी प्रॉब्लम पहले थी, ये पहले कोई फॉर्मूला नहीं लगा पा रहा, अब तो h माइनस h की फॉर्मूला लगा पाऊँ, और इस फॉर्मूला पे h माइनस h 2 ds, तो 2 cos एंगल का एडिशन डिवाइड बाई 2 इंटू साइन एंगल का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई h होल डिवाइड बाई h, यहाँ पर क्या बचा 2a साइन ऑफ a प्लस h प्लस साइन ऑफ a प्लस h, ये लिमिट अगर यहाँ लगाऊंगा तो उसकी तो प्रॉपर्टी होती नहीं, प्रॉपर्टी है तो साइन की क्या लगेगी, पर वो प्रॉपर्टी लगा पाऊंगा कि नहीं लगा पाऊंगा, कैसे पता चलता लगा पाऊंगा कि नहीं लगा पाऊंगा, साइन के अंदर का एंगल 0 बन रहा है, एच को अगर मैंने 0 रखा तो एच 0 बना, यस, तो फिर प्रॉपर्टी तो लग सकती है, बट उसके लिए डिवाइड में क्या चाहिए, ऑलरेडी एच है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2n, ये 2 और ये 2, अब लिमिट अप्लाई कर लेता हूँ तीनों जगह पर, यहाँ यहाँ यहाँ, यहाँ पर जब अप्लाई करूँ तो sin h/2 अपॉन h/2 का आंसर 1, और बाकी h को 0 रख दूंगा तो क्या बचेगा, h स्क्वायर, ये स्क्वायर ही, यहाँ पर h को 0 रखा तो 2a/2 cos h प्लस यहाँ पर h को 0 रखा तो 2a sin h, और लास्ट में h को 0 रखा तो 0 into समथिंग स्क्वायर cos h प्लस 2a, DPP3 में कोई भी रहेगी और हो गए काफी सारे। अब DPP4 वैसे DPP4 भी पूरा ट्रिगो ही है, DPP4 में जिसमें आपको प्रॉब्लम आ किया है किसने DPP4, ठीक है, मैं जिसमें आप लोग को प्रॉब्लम आपको बताता हूँ, उसमें से अगर 6 क्वेश्चन तो रिपीट हो रहा है, 6 और DPP3 का 23rd से किया हो रहा है, ऊपर 1 to 5 में एक बार 4 क्वेश्चन
फोर्थ क्वेश्चन ऊपर का हो जाएगा, कैसे मुझे बता दे जाओ कैसे करोगे आप लोग, मेथड बता दो, करना नहीं है आपको। फर्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या करना है, 1 माइनस 4 प्लस फॉर्मूला नीचे c माइनस c की फॉर्मूला, ठीक है। सेकंड वाले क्वेश्चन क्या करोगे, s प्लस एस टी फॉर्मूला और अप्लाई कर लोगे तो क्या होगा, अगर s प्लस एस टी फॉर्मूला अपना अप्लाई कर दिया साइन ऑफ a प्लस एक्स प्लस साइन ऑफ a माइनस एक्स माइनस 2 साइन a डिवाइडेड बाई x इंटू साइन एक्स, साइन प्लस साइन की फॉर्मूला 2 एस टी, तो 2 साइन एंगल का एडिशन डिवाइड बाय 2, तो क्या हो जाएगा, a इंटू कॉस एंगल का सब्ट्रैक्शन माइनस डिवाइड बाय x इंटू साइन एक्स। अब दोनों में क्या पहुंचा है, 2 साइन एक्स, तो क्या बचा cos x माइनस, ठीक है, आपने बोले s प्लस एस की फॉर्मूला लगा लो, अप्लाई कर, फिर क्या करो, तो उसे 2 साइन कॉमन दिया गया, वो फायदा हुआ। नेक्स्ट है cos x माइनस 1 की फॉर्मूला क्या होती है, वो 1 माइनस cos x होता है, माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो जिनको ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला याद नहीं है उसको दिक्कत है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ दिक्कत है, कि अगर ये मैं आपको बता रहा ये बेस है रेगुलर, तो फिर हर जगह ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला तो चाहिए, अगर हमने अच्छे से याद किया हुआ है तो ये तो वो सब मल्टीपल एंगल वाला फॉर्मूला हो गया ना, एंगल हाफ करना है। तो 1 माइनस cos x की फॉर्मूला क्या होती है, 2 sin स्क्वायर x बाय 2, तो cos x माइनस 1 की क्या होगी, सही है, राइट। यहाँ पर x है, अच्छा यहाँ पर sin x है, तो मेरे पास sin की प्रॉपर्टी है, क्या वो प्रॉपर्टी sin x में एप्लीकेबल है, लिमिट लगाऊं तो एंगल 0 बनना चाहिए, बन रहा है, और वो प्रॉपर्टी के लिए डिवाइड में क्या चाहिए, x से डिवाइड कर लेकर x से मल्टीप्लाई कर, क्या वही लिमिट की प्रॉपर्टी इस साइन में एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल, यस, क्योंकि इसमें भी लिमिट लगा रहा हूं, सही है, तो फिर डिवाइड में क्या चाहिए, x बाई 2, कितनी बार, 2 बार, क्यों 2 बार, स्क्वायर था तो x बाई 2 का स्क्वायर, x स्क्वायर ऑलरेडी है, 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई। अब जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा ये 2 इंटू 2 4 और ये 4 पहले कट कर लेता हूं, इसका आंसर 1 का स्क्वायर 1 ही बनेगा, इसका आंसर 1, तो बचा कौन से माइनस और ये साइन है, आंसर कितना हो गया। आप सिर्फ नॉर्मल जो ट्रिगो की फॉर्मूला वगैरह है वो बस अप्लाई करते जाओ, आगे काम हो जाए। वो क्वेश्चन का स्टेप बताओ जल्दी, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर प्लस 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय x इंटू साइन x, 1 माइनस cos x की, ठीक है, 1 माइनस cos x की फॉर्मूला क्या लिखूं, बराबर है डिवाइड बाय, ओके नेक्स्ट बराबर सही, नेक्स्ट क्या करो, डिवाइड बाय x स्क्वायर बाय 4, ओके ठीक है, x स्क्वायर बाय 4 से डिवाइड x स्क्वायर बाय 4 से, ठीक है, डिनोमिनेटर में डिवाइडेड बाय x और मल्टीप्लाइड बाय x, एकदम बराबर सही। अब न्यूमरेटर में क्या पहुंचा, x स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर, ये x स्क्वायर कॉमन, o x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कैंसिल, तो क्या रहेगा 1 प्लस
साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू, अच्छा एक्स स्क्वायर बाई 4 से डिवाइड क्यों किया? दोनों बताइए, एक्स स्क्वायर बाई 4 से डिवाइड क्यों किया हमने? क्यों करने की जरूरत पड़ी? तो एक्स बाई 2 का स्क्वायर करेंगे, चाहिए बराबर। अब फिर ये स्क्वायर, ये 2 किया 4 कर लिया, ठीक है। और नीचे एक्स स्क्वायर तो कॉमन निकल के कट गया था, तो क्या बचा था? अब जब लिमिट अप्लाई करूंगा तो इसका आंसर तो बचा क्या? तो जा रहा है तो ठीक है। फिफ्थ अगर कोई मुझे बता पाए, क्या करें? साइन 2x में फॉर्मूला लगाए 2 sin x cos x वाली, ठीक है। फिर 2 sin x कॉमन ले लेंगे। तो उसमें हम लोगों को एक प्रॉब्लम पहले दिखनी थी, जो मुझे लिखी। चलो इतना कर लिया, आपने बोला उतना कर लूंगा मैं। उसके बाद बराबर है, आप जो बोल रहे हो उतना एकदम सही जा रहा है। हम लोग लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 2 sin, ये एक्स के ऊपर ये जो सर्कल मारा हुआ उसका क्या मतलब होता है? क्या है? ट्रेंडिंग में क्या है ये? तो डिग्री है भाई। एंगल कैसे लिखते हो? एक्स के दो एंगल के 2 यूनिट होते हैं ना, डिग्री और एक रेडियन। तो क्या है? डिग्री ऐसे लिखते हैं ना, तो डिग्री दिया हुआ है वो। तो दोनों में साइन 2x को क्या लिखने को बोला आपने? 2 sin x cos x। तो क्या होगा? 2 sin x नहीं, 2 sin x डिग्री को क्या बचा? ओके, सॉरी 1 माइनस, फिर ठीक है 1 माइनस cos x की फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 इंटू 2 4 कर लेता हूँ, है ना। 2 sin स्क्वायर x डिग्री बाई 2। ओके, फिर यहाँ पे ठीक है। फिर अब क्या करना पड़ेगा? यूनिट अलग अलग है, ऊपर x डिग्री में है, नीचे रेडियन में है। नॉर्मल x मतलब कौन है? रेडियन है। और ऊपर एंगल किस में? देखो आपको पूछे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये समझोगे तो वहां पर समझ है। sin x डिग्री बाई x का आंसर कितना होता है? आप लोग के हिसाब से कितना होता है इसका आंसर? कितना? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x डिग्री बाई x का आंसर कितना? 1 लिख सकता हूँ? क्यों नहीं लिख सकता? मुझे डिग्री को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? रेडियन में। क्या रिलेशन होता है रेडियन डिग्री के लिए? पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर पाई रेडियन 180 डिग्री है तो 1 डिग्री इक्वल टू इस 1 डिग्री को क्या करना पड़ेगा? इंटू पाई बाई 180 करके रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नीचे क्या चाहिए होगा? और प्रॉपर्टी लगाने के लिए डिनोमिनेटर में क्या चाहिए होगा? x इंटू पाई बाई 180 चाहिए होगा ना। तो पाई बाई 180 से डिवाइड और पाई बाई 180 से। अब जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो इसका आंसर 1 बट इंटू में कौन आ गया? इसका आंसर पाई बाई 180 होगा। इसका आंसर पाई बाई 180 होगा। तो आप दो अलग अलग यूनिट है, जैसे मीटर सेंटीमीटर होता है तो थोड़ी सिंप्लीफाई कर हो सकता है, तो दोनों के यूनिट को करना पड़ता है। तो सेम यहाँ पर भी करना पड़ेगा। एक डिग्री को क्या लिखोगे? इससे मल्टीप्लाई पाई बाई 180 से, क्योंकि हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके थे पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री। और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर x डिग्री बाई 2 इंटू पाई बाई 180। अब प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए डिनोमिनेटर में क्या चाहिए?
हूँ, मैं लिखता हूँ। अच्छा पहले तो लिमिट लगाना हो तो क्या इधर 0 हो रहा है? हो रहा है, तो फिर नीचे क्या चाहिए? x इंटू, तो था तो नहीं 5/180 इसका क्या आपने डिवाइड किया था, एक्स्ट्रा है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर लिमिट लगाया तो ये डिग्री की रहा है, रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है, तो x को 0 रखा तो 0 हो रहा है, तो डिवाइड में क्या चाहिए? x/2 इंटू 5/180 का होल स्क्वायर, क्यों स्क्वायर? बिकॉज साइन भी तो 2 बार है, तो फिर क्या मल्टीप्लाई, एक्स्ट्रा क्या है? पाई 180 का स्क्वायर, 5/180 का स्क्वायर, और ये भी तो ये भी तो एक्स्ट्रा था, ये 1/4 भी तो एक्स्ट्रा है। सिर्फ हमारे पास क्या था, ये x का स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब भी तो था, बाकी तो एक्स्ट्रा ही तो था, करेक्ट? अब अगर लिमिट अप्लाई करूंगा तो इसका आंसर 1, इसका आंसर 1, ये 4 और ये 4 कट, 5/180 एक बार, 5/180 2 बार, तो सब मिला के 5/180। तो ध्यान रखना यूनिट अलग अलग होगा तो प्रॉपर्टी मत लगा देना डायरेक्टली, पहले डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, फिर प्रॉपर्टी हो जाए। 6 ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 7 एक बार चेक कर लो, जिनको और बात कर देंगे। 7 कैसे करेंगे? 07 कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे? तो 1 माइनस 4 2 थीटा को क्या लिखेंगे? 4 थीटा है, 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा लिखेंगे। ठीक है, लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू 0 ऊपर लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ओके, नीचे 2 साइन स्क्वायर 3 थीटा लिख देंगे, ओके, ये 2 कट हो गया, फिर ओके नेक्स्ट है, किससे डिवाइड करेंगे? तो 2 थीटा का स्क्वायर मतलब कितना? 4 थीटा, 2 थीटा का स्क्वायर कितना होता है? 4 थीटा, 4 थीटा का स्क्वायर, और नीचे 3 थीटा का स्क्वायर कितना होता है? 9 थीटा स्क्वायर, तो 9 थीटा स्क्वायर से डिवाइड, थीटा स्क्वायर से थीटा स्क्वायर कट हो जाएगा, और लिमिट अप्लाई करने पर इसका आंसर 1, इसका आंसर 1, तो आंसर है। कृष्णा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें? 20 वाला है, कोसेक x माइनस कोटेक, ये कोसेक कोट की कोई प्रॉपर्टी है नहीं, अपना प्रॉपर्टी किस चीज की है? साइन है, साइन और टेन, ये भी किसकी प्रॉपर्टी है? अभी तो लिख के दिया था, लिमिट में आपके पास अभी जो भी अप्लाई किया उसके हिसाब से लिमिट किसकी प्रॉपर्टी? आपके पास दो ही प्रॉपर्टी है और किसकी प्रॉपर्टी नहीं है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x by x 1 होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x by x 1 होता है, बस और कुछ नहीं है हमारे पास, यही दो प्रॉपर्टी है। तो क्या करें इस क्वेश्चन? cos x को 1/tan, तो cot x को नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी है ही नहीं तो उसको साइन केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सही बोला आपने कि cosec x को लिख लेते हैं 1/sin x, और cot x को लिख लेते हैं cos x by sin, ओके, डिवाइड बाय x है, फिर उसका नहीं बराबर है ये।
दोनों का एलसीएम कितना है 1 माइनस cos x बाई sin x, तो sin x को नीचे चला गया। ओके, अब बहुत सारे क्वेश्चन में यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई किया है 1 माइनस cos x की फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर x by 2। ओके, 2 sin स्क्वायर x by 2 चाहिए। अब साइन की प्रॉपर्टी के हिसाब से वो साइन की प्रॉपर्टी इस साइन में एप्लीकेबल है, क्या होना चाहिए नीचे x by 2 कितनी बार होना चाहिए, एक बार में काम चलेगा कि एक से ज्यादा बार चाहिए? प्रॉपर्टी के हिसाब से जो साइन का एंगल है वो डिवाइड में चाहिए, उसके साथ आपने सही बताया कि नीचे x by 2 चाहिए, बट कितनी बार? ऊपर साइन कितनी बार है, तो साइन 2 बार, तो x by 2 कितनी बार चाहिए 2 बार, तो x by 2 का स्क्वायर कितना होता है x स्क्वायर बाय 4 से डिवाइड, x स्क्वायर बाय 4 से मल्टीप्लाई, नीचे यहाँ पर sin x है तो डिवाइड है sin x बाई sin x है, तो प्रॉपर्टी लगानी है तो sin x के डिवाइड में क्या चाहिए x चाहिए, कितनी बार एक ही बार, तो x से डिवाइड करूंगा तो x से मल्टीप्लाई भी करूंगा, ये x स्क्वायर और x स्क्वायर जाएगा कैंसिल, लिमिट अप्लाई करने पर इसका आंसर हो जाएगा प्रॉपर्टी के हिसाब से 1, इसका आंसर हो जाएगा प्रॉपर्टी के हिसाब से 1, तो रहेगा क्या 2 by 4 इज 1 by 2। सबसे क्या करेंगे 9 से, उसके बाद tan 2x माइनस sin 2x by x क्यूब, फर्स्ट स्टेप sin 2x की कौन सी फॉर्मूला लगा, उससे क्या फायदा होगा, क्या करेंगे 9 वाले क्वेश्चन को बता पाए, क्या लिखेंगे tan को sin बाई cos, tan को क्या लिखेंगे sin 2x की फॉर्मूला का कोई फायदा ही नहीं है, वहां पर मेरी प्रॉब्लम मेन है। क्या करेंगे 9 वाले सेम क्वेश्चन पहले भी आया डीपीपी 3 का क्वेश्चन नंबर 15 और ये क्वेश्चन एकदम सेम, सब सेम ही है, सब कुछ पूरा ही है, बस उसमें एक की जगह पर अगर यहाँ पर एक की जगह पर 2x दिया हुआ है, तो क्या करने वाले हैं tan 2x को क्या लिखेंगे sin 2x बाई cos 2x माइनस sin 2x डिवाइडेड बाई क्या कॉमन sin 2x 1 by cos 2x एलसीएम ले लूंगा तो 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई cos 2x इनटू एलसीएम का cos 2x क्या देगा, वापस sin बाई cos को क्या लिख सकता हूँ tan 2x और 1 माइनस cos 2x की फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर है, प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर यहाँ पर tan 2x है और लिमिट लगाने पर ये 0 हो भी रहा है, तो नीचे क्या चाहिए 2x, नीचे क्या चाहिए 2x, और वो लिमिट यहाँ अप्लाई करना तो ये भी 0 हो रहा है, तो नीचे क्या चाहिए x स्क्वायर है ना, 2 बार चाहिए, तो x का क्या लेके आ गए 2, तो 2 से डिवाइड किया तो 2 से, लिमिट अप्लाई करने पर इसका आंसर 1, लिमिट अप्लाई करने पर इसका आंसर 1, तो रहा कौन 2 into 2, अब देखो 9 तक तो ऊपर जैसे ही था डीपीपी 3 जैसा ही था, अब 10 के बाद थोड़ा अलग चालू होता है, 10 से लेके 26 तक। अभी तक तो डीपीपी 3 के जितने भी क्वेश्चन थे और डीपीपी 4 के जो 9 का क्वेश्चन थे उसमें हर क्वेश्चन आप उठा सकते हो, कोई भी क्वेश्चन उठा, हर एक को लिमिट टेंडिंग टू 0 दिया, ये प्रॉपर्टी लिमिट टेंडिंग टू 0 के लिए ही है, और वहां पर 10 से लेके 26 में कोई भी क्वेश्चन उठा के देखो कहीं का भी लिमिट टेंडिंग टू 0 नहीं दिया हुआ।
तो यहाँ पर अब दो अप्रोच है ऐसे क्वेश्चन करने के, मैं दोनों आपको बता रहा हूँ, मतलब दोनों में से कोई एक आप लोग को अप्लाई करना है। देखो क्या करेंगे, देखो 9 क्वेश्चन पहले आपका, सॉरी 10 क्वेश्चन एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। 10 क्वेश्चन में आपको दिया है लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू पाई बाई 2 1 माइनस साइन x डिवाइडेड बाई पाई बाई 2 माइनस x का होल स्क्वायर, और हमें ये पता चल चुका है आपके लिमिट का कोई भी क्वेश्चन करना होगा तो कौन सा फॉर्म होना चाहिए, इंडिटरमिनेट फॉर्म होना चाहिए। तो पुट करो फॉर्म है इंडिटरमिनेट, x को अगर पाई बाई 2 रखा तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 1 माइनस 1, नीचे अगर पाई बाई 2 रखा तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, तो 0/0 का फॉर्म है, इंडिटरमिनेट फॉर्म तो है और वो होना ही है। बट प्रॉब्लम ये है कि ट्रिग्नोमेट्री में 1 माइनस साइन x की कोई प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टी तो साइन x बाई x है। और प्रॉब्लम ये भी है कि अगर आगे सोचा जाए तो 1 माइनस साइन की ट्रिग्नोमेट्री में कोई फॉर्मूला भी नहीं है, लिमिट की तो प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है, बट फॉर्मूला भी तो नहीं है, फॉर्मूला तो 1 माइनस cos की होती है, 1 माइनस साइन की थोड़ी होती है, राइट। तो हम क्या करेंगे, और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि लिमिट टेंडिंग टू 0 नहीं है, क्योंकि कभी अगर मैं सिंपलीफाई करके पहुंच भी गया तो लिमिट टेंडिंग टू क्या होना चाहिए, तब क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन में, उस लिमिट को टेंडिंग टू 0 बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, सिंपल, जो दिया हुआ है उसी को कंज्यूम कर लेंगे। क्या दिया हुआ है, पाई बाई 2 को अगर मैंने शिफ्ट किया उस तरफ से x माइनस पाई बाई 2 हुआ, मैं उसी को t मान लूंगा, या y जो भी वेरिएबल आपको अच्छा लगता हो, जो दिया है लिमिट में उसी को कंज्यूम कर लो। उससे क्या फायदा है, x किसको अप्रोच कर रहा था, x किसको अप्रोच कर रहा था, पाई बाई 2 को, x के लिए क्या नहीं हो सकती है, तो पाई बाई 2 पे पहुंचने की तो ट्राई कर ही रहा है, अप्रोच तो कर ही रहा है उसको कि मैं जाऊं उसके पास, बट x पाई बाई 2 को अप्रोच कर रहा है, तो t किसको अप्रोच करेगा, 0 को। x को अगर पाई बाई 2 रखा तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0 होगा ना, x अगर इक्वल टू पाई बाई 2 होगा तो t 0 होगा, तो x पाई बाई 2 को अप्रोच करेगा, तो t किसको अप्रोच कर रहा होगा, 0। अब पूरा क्वेश्चन क्या होगा, बस ये मेन अप्रोच है। अगर लिमिट टेंडिंग टू 0 नहीं दिया है तो उसको टेंडिंग टू 0 बना लो, तो उसके लिए क्या करना है, जो दिया उसी को t लेना, इस तरह शिफ्ट कर लूंगा, इनडायरेक्टली यही हुआ ना, पाई बाई 2 शिफ्ट किया तो x माइनस पाई बाई 2 टेंडिंग टू क्या बन गया, 0, तो इसको मैंने t मान लिया है, तो t टेंडिंग टू 0 हो गया, करेक्ट। अब पूरा क्वेश्चन क्या बन चुका है, लिमिट t टेंडिंग टू 0, जहां पर भी x होगा वहां पर x इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस t डालना पड़ेगा, डिवाइड में अगर x माइनस पाई बाई 2 t है तो पाई बाई 2 माइनस x, x माइनस पाई बाई 2 t है तो पाई बाई 2 माइनस x क्या होगा, माइनस t, तो माइनस t का स्क्वायर क्या होगा, इस पे ही होगा। पाई बाई 2 है तो साइन का, अब ट्रिग्नोमेट्री के फिर सारे कंसेप्ट क्लियर हो, पाई बाई 2 है तो साइन का साइन ही रहेगा कि कोस बन जाएगा, कोस बन जाएगा, कौन सा क्वाड्रेंट, 90 में कुछ ऐड किया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, हो गया आपको क्वेश्चन। 1 माइनस cos t की फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर t बाई 2, प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है आपको, t को 0 रखना तो एंगल 0 हो रहा है, तो डिवाइड में क्या चाहिए, स्क्वायर बाई, तो 4 से डिवाइड और 4 से, इसका आंसर लिमिट अप्लाई करने के बाद इसका आंसर तो बचा क्या, 2/4 इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2, वो क्या मिला, तो इसका आंसर कभी भी नहीं। तो हर क्वेश्चन जहां पर आप लोगों को लिमिट टेंडिंग टू 0 नहीं दिया हुआ है, तो जो लिमिट दिया हुआ है उसी को आप कंज्यूम कर लो, जिनसे लिमिट टेंडिंग टू 0 बन जाए।
जिससे उसके बाद वाले में भी अप्लाई करके बताता हूँ। 11 वाला 11 वाला क्वेश्चन और एक में अप्लाई करके बताता हूँ। लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 5/6 क्या दिया है 2 माइनस √3 cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई 6x माइनस पाई का होल स्क्वायर। ठीक है 2 माइनस √3 cos x माइनस sin x अपॉन 6x माइनस पाई का होल स्क्वायर। क्या करेंगे स्टेप आप लोगों को मैं लिखता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप इसको t ठीक है माइनस पाई बाई 6 को t and x is approaching to then t approaching to 0 okay limit of t tending to 0 जहां पर भी x है वहां क्या डालना पड़ेगा x की जगह क्या रखोगे पाई बाई 6 प्लस t जहां जहां पर भी x है वहां पर पाई बाई 6 प्लस t डिवाइड बाई 6 इंटू x की जगह पर पाई बाई 6 प्लस t माइनस पाई का होल स्क्वायर। ये क्लियर ये कर ही रहना है सोचने नहीं इतना करना। उसके बाद बस सिंपलीफाई कर देना क्योंकि लिमिट ऑफ टेंडिंग टू 0 हो चुका है तो कभी ना कभी काम हो ही जाएगा। अब इसके इस स्टेप के बाद क्या आना चाहिए फिर ट्रिगो की सारी फॉर्मूला की याद होनी चाहिए कंसेप्ट याद होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 90 से तो पता था कि 90 का ऑड मल्टीपल है तो साइन का कोस होगा फिर सेकंड कोऑर्डिनेट पहुंचा तो साइन पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पर वो वाला कंसेप्ट नहीं रहेगा बिकॉज 30 डिग्री है तो cos ऑफ a प्लस b की फॉर्मूला लगानी पड़ेगी। यहाँ पर sin ऑफ a प्लस b की फॉर्मूला लगानी पड़ेगी। क्या होता है व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ cos ऑफ a प्लस b क्या होता है cos a तो cos 30 की वैल्यू रख सकता हूँ cos a cos b माइनस sin a sin ठीक sin ऑफ a प्लस b की फॉर्मूला sin 30 cos t प्लस cos 30 sin डिवाइड बाय अगर ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये 6 और 6 कैंसिल क्या बचेगा पाई प्लस 60 माइनस पाई तो पाई पाई कर दिया 60 का स्क्वायर 30 और जब आप लोग ब्रैकेट ओपन करोगे तो देख लेते हैं कोई टर्म कट होना चाहिए कट होता ही होगा। कौन सा टर्म कट हो रहा है लिमिट ऑफ t टेंड्स टू 0 ये √3 अंदर गया तो 3/2 cos t यहाँ पर माइनस माइनस प्लस √3/2 sin t और यहाँ पर माइनस √3/2 sin t वो करिए तो बचा ये 2 माइनस 3/2 cos t माइनस 1/2 cos t बाकी का टर्म कट गया था 36 माइनस 3/2 cos t माइनस 1/2 cos t माइनस 2 cos t तो 2 कॉमन 1 माइनस cos t डिवाइड बाय 36 t स्क्वायर 1 माइनस cos t की फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर t बाय 2 डिवाइडेड बाय 18 t स्क्वायर। अच्छा वो 2 18 का 36 कर दिया था मैंने और यहाँ पर 2 9 का 18 कर लेता हूँ। क्या लिमिट आप अप्लाई करने पर यहाँ पर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है क्योंकि एंगल 0 हो रहा है तो डिवाइड में क्या चाहिए स्क्वायर बाय तो 4 से डिवाइड और 4 से इसका आंसर 1 तो बचा क्या 9 into 4 तो फाइनल आंसर इज 1/। अब कोई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं इसके अंदर जैसे उसी के बाद का 12th वाला उसमें भी लिमिट क्या दिया हुआ है तो एक अप्रोच तो कौन सा है जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसको t x माइनस a को t एक अप्रोच ये है x माइनस a को t वो करोगे तो आंसर 100% आएगा जिस दोनों में भी आएगा उसमें भी आएगा बट
वो करने की जरूरत है तो ही करो। आप लोग चलो किससे पता चलता है करने की जरूरत है कि नहीं, वो पता चलता है। जैसे 23 में क्या आपके पास कोई 1 माइनस साइन की फॉर्मूला थी? नहीं। क्या आपके इक्वेशन में क्या √3 cos x माइनस साइन x के बीच में कोई फॉर्मूला है? नहीं। पर क्या उसके बाद वाले क्वेश्चन में पर साइन माइनस साइन की फॉर्मूला है? तो फिर मैं पहले फॉर्मूला लगाऊंगा। तो पहले मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, और अगर हो सकता है कि मेरा फॉर्मूला से ही काम हो जाता तो मुझे टी वाला एजम्पशन करना ही ना पड़े, क्योंकि टी वाला एजम्पशन से स्टेप्स लगते हैं, 4-5-7 स्टेप्स करने पड़ेंगे आपको। और वही क्वेश्चन में मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 12 क्वेश्चन में अगर आप x माइनस 1 और टी लेके करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, 100% आंसर आएगा। बट जरूरत हो तो ही कर रहे हैं ना। जैसे क्वेश्चन में मैं x माइनस 1 की फॉर्मूला से काम कर सकता हूँ। क्या होगा x माइनस 1? What is x minus a? क्या होगा 2ds और 2 cos x plus a by 2 into sin x minus a by 2 divide by x minus a। अब देखो लिमिट x टेंडिंग टू a है, कोस में वैसे भी लिमिट की कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है, बट वो x इक्वल टू a इसमें रखूंगा तो क्या ये 0 हो रहा है? हो रहा है। तो फिर प्रॉपर्टी के हिसाब से नीचे क्या होना चाहिए? x माइनस a बाई 2 होना चाहिए, और ऑलरेडी क्या है माइनस, तो डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये 2 और ये 2। अब जब मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू a अप्लाई करूंगा तो इस पूरे का आंसर 1, इसका आंसर 1 हो गया। यहाँ पर एक को a डाल दो, a प्लस a 2a बाई 2 a, तो फाइनल आंसर आ गया। आपको टी वैल्यू की जरूरत नहीं। तो जरूरत हो तो लो टी, उससे काम होगा। अगर फॉर्मूला लगा सकते हो तो वो लगा लो। जैसे मुझे लगता है 13 में भी मुझे शायद फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी, सॉरी टी लेने की इनिशियली तो जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि साइन की फॉर्मूला क्या होती है? 3 sin x माइनस 3 sin x 3 sin x कैंसिल हो जाएगा, और साइन क्यूब x आ जाएगा। फिर आप x माइनस 5 को टी ले लें। 14 में तो मुझे लग रहा है जैसे इसमें x माइनस s की फॉर्मूला से काम हो जाएगा, आपको उसको टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। 15 में पहले क्या कर लोगे? साइन कोस में कन्वर्ट, और फिर देख लेना क्या करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप लोगों को कौन से क्वेश्चन, ये जैसे 18 से पहला काम क्या करूंगा? फिर बाद में सोचेंगे। 19 फाइंड आउट क्योंकि आपको कुछ टी लेना पड़ेगा, कोस माइनस कोस की फॉर्मूला है, उससे काम हो जाता होगा। 20 में टी लेना पड़ेगा। 21 में क्या करना चाहिए? डायरेक्टली मैं टी ले लूं x माइनस 5/6 को, या पहले उसके पहले कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है सिंप्लीफाई? कैसे सिंप्लीफाई करोगे? साइन कोस में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो बोल लेंगे। ऊपर कौन है? कोट। नीचे कौन है? तो आपको कोट और कोसेक के बीच में रिलेशन सोचना चाहिए ना पहले। क्या होता है कोट और कोसेक के बीच में रिलेशन? कोट स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होता है, तो कोट स्क्वायर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर माइनस 1, तो कोट स्क्वायर को क्या लिखूंगा? तो ऊपर क्या बनेगा? क्या बनेगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5/6 cos स्क्वायर x क्या होता है? कोसेक स्क्वायर x माइनस 1, तो कोसेक स्क्वायर x माइनस 4 होगा ना, -1 -3 -4 कोसेक स्क्वायर x -4 से 2 फैक्टर बताओ। कोसेक x -2 एंड कोसेक x, तो कोसेक x -2 ही कट गया, जिसकी वजह से आपकी पूरी प्रॉब्लम थी वो रही नहीं, डिनोमिनेटर ही कट चुका है। तो उससे बचा ही कौन? कोसेक x प्लस 2। अब x को 5/6 डाल दो, नीचे 0 ही, नीचे है ही नहीं कोई, तो कोसेक 30 sin 30 का रेसिप्रोकल, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो कोसेक 30 की वैल्यू 2 2 + 2 ऐसे आ गया। ये लेना ही पड़ा।
तो रट रटा के मत जाओ कि टी ले लेने का देखेंगे मतलब जीरो नहीं है, तो वो देख लिया करो। सिंप्लीफाई का काम बनना तो पहले मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा। जैसे 22 में लेना पड़ेगा टी, 23rd में रैशनलाइज कर लेंगे, फिर जरूरत पड़ी तो टी लूंगा, सिंप्लीफाई नहीं हुआ तो 24th में वही रैशनलाइज कर लूंगा, फिर सोचूंगा। 25th में मुझे नहीं लगता कि जरूरत है टी लेने की, क्योंकि ऊपर सेक्स स्क्वायर एक्स को क्या लिखूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर। अगर सेक्स स्क्वायर एक्स को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिखा और माइनस तो ऑलरेडी है, तो क्या बन गया होगा टेन स्क्वायर एक्स माइनस 1, उसके दो फैक्टर 10x प्लस 1 और 10x माइनस तो नहीं कर दिया। नीचे 26 में मुझे टी की जरूरत नहीं, कैसे नहीं है? पहला टर्म कौन है 1 को क्या लिख सकता हूँ 1 का क्यूब, तो कौन सी फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब, तो पहला ब्रैकेट कौन सा होगा a क्यूब प्लस b क्यूब का, और इस केस में क्या होगा 1 प्लस cos x, और नीचे जो sin स्क्वायर x है उसको मैं 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकता हूँ। नीचे जो sin स्क्वायर x है ये तो सबके दिमाग में चलना चाहिए। लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू पाई ऊपर 1 प्लस cos क्यूब x का a क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, और नीचे sin स्क्वायर x क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर x के दो फैक्टर 1 माइनस cos x है। आप इस 1 प्लस cos x की वजह से जीरो हो रहा था डिनोमिनेटर में, क्यों? बिकॉज cos 180 की वैल्यू -1 होती है, अब डिनोमिनेटर जीरो ही नहीं हो रहा है, तो डायरेक्टली x को पाई डाल दो, cos 180 की वैल्यू -1 वो माइनस माइनस, तो 1 प्लस 1 2, जब डिनोमिनेटर जीरो नहीं फिर क्या टेंशन है, यहाँ पर पाई डाला तो cos 180 -1 माइनस माइनस प्लस 1 1 प्लस 1 2 -1 का स्क्वायर भी 1 1 प्लस 1 प्लस 1 3, तो आंसर इज 3/2। तो जहां सिंप्लीफाई हो सकते वहां सिंप्लीफाई करेंगे, नहीं हुआ तो वो टी वाला अप्रोच है आपके पास। ये मैंने आप लोगों को वो सारी चीजें बता दी जितना अभी ये हम लोगों का लिमिट का बेसिक चीजें, तो मेन लिमिट तो हम लोग 12th में पढ़ने वाले हैं, बट ये मैंने बेसिक बता दिया। और टेक्स्ट बुक में इसका 10% दिया, मतलब ये सब चीजें हैं, साइन बेस की प्रॉपर्टी है, बट फिर इस लेवल के क्वेश्चन नहीं है, तो अगर ये करके चले जाते तो कल स्कूल के एग्जाम में अगर कुछ टफ भी पूछेंगे तो आप लोग आराम से कर लोगे। इसके बाद लिमिट का और एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं एक्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, कोई बता देता हूँ। मुझे बता लिमिट क्यों कर रहे हैं, क्यों ढूंढ रहे हैं, या इस चैप्टर की जरूरत क्या थी? ऐसा कोई फंक्शन जो कौन से फॉर्म में हो, इंडिटरमिनेट फॉर्म में, तो हम ये पता करने की ट्राई कर रहे हैं कि भाई ये फंक्शन क्या आंसर नहीं दे सकता, सही है? पर अगर ऐसा कोई फॉर्म हो, तो अगर मेरे पास एक फंक्शन है जो इस फॉर्म में a/0 के फॉर्म में, और मुझे ढूंढना है कि इसकी लिमिटेशन क्या है, तो ढूंढ पाओगे? a/0 मतलब कैसा फंक्शन है? a/0 मतलब कैसा फंक्शन है? तो अनडिफाइंड फंक्शन है। ये एक ऐसा मशीन है जो होता ही नहीं, जैसे कोई मशीन आज तक बनाई नहीं, पर मशीन होगा तो उसकी लिमिटेशन ढूंढोगे ना, जो मशीन ही नहीं है तो उसकी क्या लिमिटेशन ढूंढोगे? जब एग्जिस्टर ही नहीं करता इस दुनिया में तो उसका लिमिटेशन थोड़ी होता है। तो लिमिटेशन भी हर एक का नहीं ढूंढ सकता, होना भी तो चाहिए वो दुनिया में, तो आप उसकी लिमिटेशन ढूंढने जाओगे ना, राइट? तो लिमिटेशन में उस फंक्शन का ढूंढ पाऊंगा जो फंक्शन है इस दुनिया में, तो वैसा फंक्शन है या नहीं कैसे पता चलेगा? तो वो पता चलेगा इस कंसेप्ट में, जिस कंसेप्ट को बोलते हैं एक्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। इस एक्जिस्टेंस ऑफ लिमिट जब समझ में आ जाता है बच्चों को, तो फिर उसके बाद आता है कंटिन्यूटी। उस कंटिन्यूटी जब खत्म आता है तो उसके बाद होता है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी खत्म होता है तो उसके बाद आता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हो जाता है, समझ में आता है, उसके बाद होता है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसके 8 एप्लीकेशन है अलग अलग। जैसे बहुत सारी मतलब स्टेप वाइज एक एक चीजें समझ में आती है तो आगे बढ़ पाएंगे, वरना फिर वहीं रुक जाएंगे। तो एक्जिस्टेंस ऑफ लिमिट जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अगर है दुनिया में वो मशीन, तो मैं उसका ढूंढने की ट्राई करूंगा कि उसका आउटपुट क्या नहीं होता, तो मशीन ही नहीं है तो फिर उसका आउटपुट क्या नहीं होता, तो ढूंढ के करूंगा क्या जब मशीन ही नहीं है।
तो ये समझते हैं कि पता कैसे करें कि ये फंक्शन का लिमिट एग्जिस्टेंस, मतलब इस फंक्शन का लिमिटेशन में ढूंढ पाऊंगा कि नहीं ढूंढ पाऊंगा। उसके पहले एक कंसेप्ट का आंसर दो मुझे, क्वेश्चन का आंसर दो जो फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का, जो मैं बेसिक बता देता हूँ। इस दुनिया में कितने टाइप के फंक्शन होते हैं? फंक्शन कौन कौन से टाइप के? वो नहीं है तो फंक्शन कौन कौन से टाइप के होते हैं? तो फर्स्ट चैप्टर है कौन सा? इनटू ऑनटू तो बहुत बात की बात है। फंक्शन कौन कौन से टाइप के? ये तो जो फंक्शन होता है उसमें भी टाइप हो गया कि इनटू फंक्शन होता है, ऑनटू फंक्शन होता है। ऑनटू फंक्शन की कंडीशन होती है रेंज इक्वल टू 4 डोमेन है तो ऑनटू फंक्शन बोलेंगे, रेंज सबसेट ऑफ 4 डोमेन है तो उसको इनटू फंक्शन बोलेंगे। पर फंक्शन कौन कौन से होते हैं इस दुनिया में? कौन कौन से टाइप के मशीन हैं? 1 to 1 और मेनी टू 1। ये कौन से टाइप के फंक्शन होते हैं? 1 to 1 एंड मेनी टू 1 to 1 का मतलब एक इनपुट एक आउटपुट। मेनी टू 1 का मतलब एक से ज्यादा इनपुट बट सेम आउटपुट। कोई एग्जांपल दे सकते हो? बहुत सारे, हजार लाखों में एक दे दो मेरे को। ये जो मेनी टू 1 एक्स स्क्वायर, बस एक्स स्क्वायर। 2 डालूंगा तो भी 4 देगा, -2 डालूंगा तो भी 4 देगा। साइन एक्स 0 डालूंगा, 0 डिग्री डालूंगा तो भी 0 देगा, 180 डिग्री डालूंगा तो भी 0 देगा। ऐसा बहुत सारा है। ये कौन से टाइप के फंक्शन है? ऐसा कौन सा फंक्शन है जो नहीं होता? 1 to many। क्योंकि ऐसा आपका कोई मशीन बनाई नहीं है जिसके अंदर में एक आउटपुट इनपुट डालो और मुझे दो आउटपुट दे दे। 2 इनपुट डालने पर मिक्स होकर वो एक आउटपुट दे सकता है, बट एक इनपुट डालने पर 2 या 2 से ज्यादा आउटपुट। मैं प्लास्टिक का मटेरियल डाल के ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मुझे प्लास्टिक का भी मार्कर बना के देगा और स्टील का भी मार्कर बना के देगा, तो पॉसिबल ही नहीं। तो इसलिए कोई पूछे कभी भी कि कौन से टाइप का फंक्शन नहीं होता है तो क्या बोलोगे? 1 to many। और 1 to many का मतलब क्या है? एक इनपुट पे 2 या 2 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ जाओ। मैं जब ऐसे लिखता हूँ लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a f ऑफ x, x टेंडिंग टू a का मतलब क्या होता है? x की वैल्यू a पॉसिबल नहीं, सही बात। x की वैल्यू a पॉसिबल नहीं है तो क्या पॉसिबल है? a से थोड़ी ज्यादा, a प्लस, जिसको बोलते हैं a से थोड़ी बड़ी वैल्यू। नेबरहुड वैल्यूज होते हैं बट ग्रेटर देन, नेबरहुड वैल्यूज होते हैं बट लेस देन। दिस इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। ये मैं वर्ड पहले बताया आप लोगों को, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ये राइट हैंड साइड की वैल्यू है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? राइट हैंड लिमिट। ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अब इसका मतलब कि इसके पास, ये मशीन के पास 2 पॉसिबिलिटी है। ए नहीं हो सकता बट ए प्लस हो सकता है या तो ए माइनस हो सकता है। अब मैं ऐसे थोड़ी बड़ी वैल्यू पुट करके ये पता करने की ट्राई करता हूँ कि किसको अप्रोच करता है, कहाँ पहुंच नहीं पाता है, मतलब किसको अप्रोच कर रहा है बट पहुंच नहीं पाता है, और इसका आंसर सपोज बी आए। तो इसका क्या मतलब निकालोगे आप ये स्टेटमेंट का? स्टेटमेंट एक इसका मतलब क्या निकालोगे? एफ ऑफ एक्स वैल्यू क्या नहीं हो सकती? बी नहीं हो सकती। या तो बी से थोड़ी कम होगा या तो ज्यादा होगा, पर क्या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? एफ ऑफ एक्स वैल्यू बी रिजल्ट तो होगा ना, कोई एफ ऑफ एक्स वैल्यू बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्स की वैल्यू, जैसे ये सामने जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जब मैंने सोल्व किया था मैं 4 पे पहुंचा, तो इस क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन बताओ। ये पूरा आने के बाद इसका मतलब क्या निकला? ये जो भी फंक्शन था इसका आंसर क्या नहीं हो सकता? 4 के अप्रोच करेगा, एकदम ट्राई करेगा, पूरा अपना एफर्ट डाल देगा कि 4 में पहुंच जाऊं, बट पहुंचता नहीं है। वो पूरी ट्राई कर लेता है, 4 के एकदम बाजू में पहुंच जाता है बट 4 नहीं पहुंच पाता। पर क्यों नहीं पहुंच पाता? क्योंकि उसके डोमेन में 0 नहीं पुट कर पा रहा। क्योंकि इसका आंसर 4 कब आ रहा है? जब x की जगह पर क्या पुट कर रहा है? जब एक 0 ही नहीं हो सकता है तो फिर ये फंक्शन 4 भी नहीं हो सकता है। वो 4 नहीं पहुंच रहा है एकदम से, बट क्यों नहीं पहुंच रहा है?
आप लोगों का रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आप मेहनत नहीं करते। तो सेम इसका आंसर 4 नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उसमें आप 0 नहीं पुट कर पा रहे। सही है, कुछ नहीं होने के पीछे कुछ रीजन तो होगा ना। तो सेम यहाँ पर इसका आंसर बी को अप्रोच कर रहा है, बट बी नहीं पहुंच पा रहे। क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्योंकि एक्स की जगह पर आप क्या नहीं पुट कर पा रहे? ए नहीं पुट कर पा रहे। तो हम ये बोलेंगे कि x is not equal to a, therefore f of x is not equal to b. करेक्ट? ये तो मैं कब की बात कर रहा हूं? राइट हैंड लिमिट की। फिर मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड की। लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a माइनस, जब x a से थोड़ी छोटी वैल्यू थी उस टाइम पर पता करने की ट्राई कर रहा था कि f of x किसको अप्रोच कर रहा है, f of x किसको अप्रोच कर रहा है। और सपोज c आया, इसको ग्राफिकली आपको समझाता हूं। इसका मतलब ऐसा हो गया, ये होलो सर्कल का मतलब क्या है? x की वैल्यू क्या नहीं हो रही है? x की वैल्यू क्या नहीं हो रहा है? a। ये पॉइंट को कोऑर्डिनेट कौन होंगे? a, b। तो x a नहीं है, कब की बात कर रहा हूं? a प्लस की, a से थोड़ी बड़ी वैल्यू की बात हो रही है। x की वैल्यू जब a से थोड़ी बड़ी वैल्यू है तो फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है? b को, पर b के इक्वल नहीं हो पा रहा है। और एक तरफ का मतलब क्या हुआ? a माइनस। x की वैल्यू जब a से थोड़ी छोटी वैल्यू है तो फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है? b को। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? a, b। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? a, c। a प्लस पे वो b को अप्रोच कर रहा है, a से थोड़ी छोटी वैल्यू पे वो c को अप्रोच कर रहा है। सही है? मतलब x जब a नहीं है इसीलिए f of x का आंसर c नहीं है। c को अप्रोच तो करता है बट c के पास पहुंचता नहीं है, एग्जैक्ट की वैल्यू नहीं दे पाता है। ये स्टेटमेंट समझ आया? अब इसका उल्टा सोच लेते हैं। इसकी वैल्यू b क्यों नहीं है? क्योंकि x की जगह पर इनपुट में आप क्या नहीं डाल पा रहे? डिजिटल के x की जगह अगर मैं a डाल पाता तो b आता, राइट? और यहाँ पर f of x की वैल्यू c क्यों नहीं है? क्योंकि x की जगह पर a नहीं डाल पा रहा। तब x के ऊपर a डाल पाता तो f of x का आंसर c हो जाता। तब इसका अगर उल्टा सोच के अगर वो स्टेटमेंट बना और इसका एकदम कन्वर्ट सोचूं कि x इक्वल टू a देन f of x इक्वल टू क्या क्या हो सकता है? f of x की वैल्यू b एंड c। तो आपने इनपुट में कौन सी वैल्यू डाली? a। आपको आउटपुट में कितनी वैल्यू मिली? होता है। ये जो आप बात कर रहे थे तो फंक्शन ही नहीं है दुनिया में कोई, जिसका फंक्शन ही नहीं है उसका लिमिटेशन कहां से होगा? है ना? मुझे लिमिटेशन तो कब की, मुझे सोचना तो कब होना तो ऐसा कुछ हो तो फिर उसका लिमिटेशन क्या है क्या नहीं सोचने की बात आती है, राइट? तो फिर यहाँ तो हमें पता ही है कि जब ऐसा फंक्शन ही नहीं है कि जो एक इनपुट पे 2 आउटपुट देता हो तो उसकी लिमिटेशन भी कहां से होगी? ये तो पक्की बात है कि मैं इस फंक्शन का तो लिमिटेशन ढूंढ ही नहीं सकता। तो कुछ क्यों नहीं ढूंढ सकता? तो मैं क्या आंसर दूंगा? ऐसा फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन होगा तो उसका आउटपुट क्या नहीं आ सकते ढूंढने बैठूंगा ना। इससे क्या कंफर्म हो गया कि जिसका राइट हैंड लिमिट, अच्छा अब अगर इसको मैं ऐसे सोचता, ये सी की जगह पर सपोज ये बी होता यहाँ पर, तो यहाँ पर भी x a नहीं, इसलिए f of x क्या नहीं है? b। हाँ, इसका ग्राफ अब कैसा हो जाता है? ऐसा कुछ हो जाता है। a प्लस में भी वो b को अप्रोच कर रहा है और a माइनस में भी वो b को अप्रोच कर रहा है। अब इसका उल्टा सोचा जाए तो अगर x a हो पाता तो f of x का आंसर b भी हो पाता तो पॉसिबल है। अगर x में अगर a डाल पाता
अगर मैं मेहनत करता तो मेरा रिजल्ट आता, वो करता ही नहीं हूँ तो फिर वो इसका लिमिटेशन की बात ही कहाँ से, मैं करूंगा ही नहीं तो आने नहीं है रिजल्ट। तो फिर मेरा आउटपुट क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है वो ढूंढना क्यों देना, तो कुछ पता ही है ना क्या होने वाला है। तो यहाँ तो हमें पता है कि भाई हाँ अब मैं पहले मेहनत नहीं कर रहा था इससे मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा था, मैं मेहनत करना चालू करूंगा तो रिजल्ट मिलेगा, राइट। तो इससे क्या पता चला कि किसी भी फंक्शन का लिमिट का एग्जिस्टेंस कब होगा, जब उसका RHS और LHS सेम हो। जिसका RHS और जब तक ये सी था तो RHS और LHS सेम नहीं था, और सेम नहीं था तो ऐसा कुछ बन रहा था, ऐसा फंक्शन ही नहीं हो सकता, तो लिमिटेशन की बात ही कहां से आएगी। तो एक्सिस्टेंस ऑफ लिमिट की कंडीशन बहुत सिंपल सी है, RHS इक्वल ये जिसका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम नहीं है उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर उसकी लिमिटेशन की और ढूंढने भी जाने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन आएंगे जो आप लोग की पहली जो फर्स्ट एक्सरसाइज है टेक्स्ट बुक के अंदर लिमिट में है, तो स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा गया कि लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, उसके बाद फिर लिमिट के क्वेश्चन चाहिए। मैंने उल्टा करवाया, पहले भी समझा तो समझ नहीं आता, इसलिए मैंने पहले लिमिट कैसे तुमको पता कर लिया आपको। अब एक्सिस्टेंस ऑफ लिमिट में के सॉल्यूशन कंसेप्ट मैंने बता दिया कि ऐसा क्यों है, तो सिंपल सा एक ही रीजन है, पूछे कि क्यों ऐसा होता है कि RHS इक्वल टू LHS होना चाहिए, तब फिर उसको ये बता देना क्योंकि 1 to many नाम का फंक्शन नहीं होता। अगर RHS और LHS सेम नहीं होगा तो फंक्शन कैसा हो जाएगा 1 to many, फंक्शन कैसा हो जाएगा 1 to many, एक इनपुट दो आउटपुट, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए RHS और LHS को सेम होना पड़ेगा, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे और आप एक्सप्लेन कैसे करोगे। क्वेश्चन नॉर्मली दो टाइप के आएंगे, एक जिसमें चेक करना होगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और दूसरा जिसमें पहले से दे रखा होगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर ही रहा है तो फिर कोई अननोन वैल्यू ढूंढने को बोल दिया जाएगा। दोनों टाइप का आपको बता दें। मेनली आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन आएंगे, f(x) इक्वल टू दिया हुआ है 2x + 3 if x इज लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 1 के लिए तो दिया हुआ है x + 4, ठीक है। आप ऐसा दे देंगे, फंक्शन के दो पार्ट लिए हैं और बोलेंगे कि चेक करके दो किस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले लिमिट एग्जिस्टेंस के वही चेक करना होता है या वही चेक करने की जरूरत पड़ती है जहां पर फंक्शन ब्रेक हुआ। ब्रेक कहाँ हुआ है, कौन सी वैल्यू पे ब्रेक हुआ है, कहाँ ब्रेक किया गया इसको 1 पे, कहाँ ब्रेक हुआ है 1 से छोटी वैल्यू के लिए अलग फंक्शन की बात हो रही है, 1 से बड़ी वैल्यू के लिए भी अलग फंक्शन की बात हो रही है, राइट। तो मेरा लिमिट एग्जिस्टेंस कहाँ चेक करूंगा मैं 1 पे चेक करूंगा। आप बोलोगे सर ऐसा कोई बाकी सारी वैल्यू पे क्यों चेक नहीं करेंगे, वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले 1 पे कैसे चेक करूंगा वो लिखोगे कैसे, तो आप क्या करोगे सब्जेक्ट एग्जाम में जब मैं मेथड बता रहा हूँ जो लिख के दे रहा हूँ वैसे ही लिखोगे तो ही मार्क्स मिलेंगे। स्कूल का मुझे पता नहीं बट ये सेम चीज वापस बोर्ड में भी है, तो वहां पर आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लिखेंगे तो ही मार्क्स आएगा, वरना मार्क्स नहीं मिलने वाले, क्योंकि टेस्ट चाहिए होंगे सब्जेक्ट में। तो कैसे करेंगे, RHS LHS वो करके भी आप चालू कर सकते हो। राइट हैंड लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 1 प्लस, राइट हैंड लिमिट मतलब 1 से बड़ी वैल्यू की बात हो रही है। फिर उस 1 प्लस के लिए कौन सा फंक्शन है, 2x + 3 दूं या x + 4, x + 4, 1 से बड़ी वैल्यू के लिए x ग्रेटर देन 1 के लिए कौन सा फंक्शन है x + 4। पहले फंक्शन आइडेंटिफाई कर लेंगे भाई कौन से फंक्शन की बात हो रही है। नेक्स्ट स्टेप में x किसको अप्रोच कर रहा था 1 को अप्रोच कर, ले कैसे रहे अपने वैल्यू 1 प्लस, तो हम क्या लिखेंगे फिर लेट x इज इक्वल टू 1 से बड़ी वैल्यू है, कितनी बड़ी वैल्यू नहीं पता है बट हाँ नेबरहुड वैल्यूज ऑफ 1 है, 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू 1.01 1.0001 है ना, ऐसी कोई वैल्यू होगा 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू, तो x को क्या लिख लेंगे अपने 1 प्लस x किसको अप्रोच कर रहा है, किसके पास जाने की ट्राई कर रहा है, किसके पास जाने की ट्राई कर रहा है 1 को। अगर x 1 को अप्रोच कर रहा है तो फिर x किसको अप्रोच कर रहा है
0 को। x अगर 1 को अप्रोच कर रहा है तो x किसको अप्रोच करेगा? 0 को। अप्रोच का मतलब क्या है कि वहां पहुंचने की ट्राई करता है, पर वहां पहुंचता नहीं। तभी पूरा स्टेटमेंट क्या होगा? लिमिट ऑफ a टेंडिंग टू 0, x की जगह पर 1 प्लस है प्लस 4। इसमें जो लिमिट अपने ये सारे लिमिट के क्वेश्चन करते उतने कुछ टफ वर्क नहीं है, अगर प्रॉपर्टी की साइज की जरूरत पड़ेगी आपको, नॉर्मल क्वेश्चन होंगे। अब तो मैं डायरेक्ट इसको 0 रख सकता हूँ, कोई टेंशन ही नहीं है। इसको 0 रखा तो आंसर कितना है? 5। इसमें इसका जो राइट हैंड लिमिट है वो कहाँ पहुंचने की ट्राई कर रहा है? 5। अभी तो 5 आंसर दे नहीं पा रहा है, पूरी ट्राई कर रहा है, पहुंचता नहीं हुआ। अब ये RHL लो, अब मैं जाऊंगा LHL। अब LHL पता करने की ट्राई करूंगा। LHL मतलब कौन? लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू, तो 1 से छोटी वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन है? 2x प्लस 3। 1 से छोटी वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन है? 2x प्लस 3। x इक्वल टू 1 माइनस h, उसमें 1 से बड़ी वैल्यू ले रहा था, इसमें प्लस किया था, पर 1 से छोटी वैल्यू ले रहा था। बट x को किसको अप्रोच कर रहा है? x को कहां पहुंचने की ट्राई कर रहा है? 1 तक। अगर x 1 को अप्रोच करेगा तो s किसको अप्रोच करेगा? 0 को। x अगर 1 को अप्रोच करेगा तो s किसको अप्रोच करेगा? 0 को। अब यहाँ पर पुट करता हूँ, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, x की जगह पर आया 1 माइनस h प्लस 3। s को 0 रख सकता हूँ आपका। s को 0 रखा तो क्या मिला? 2 into 1 2, 2 plus 3 5। x को अगर s को 0 रखा मैंने तो 2 into 1 2, 2 plus 3 5। आपका RHL कितना है? 5। आपका LHL भी कितना है? 5। तो मेरा RHL और LHL दोनों सेम आ गया। तो लिमिट एग्जिस्ट करता है? क्यों करता है? बिकॉज ऑफ, तो ठीक है, एक अगर 1 को अप्रोच कर रहा है इसलिए फंक्शन 5 नहीं आंसर देता, अगर x 1 हो जाएगा तो फंक्शन 5 देने लगेगा। तो RHL इक्वल टू LHL आया, ऐसा लिख देंगे देयरफॉर लिमिट डज एग्जिस्ट। और RHL और LHL सेम नहीं आता तो लिख देता RHL इज नॉट इक्वल टू LHL, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब काफी सारे बच्चे डायरेक्टली प्रूव कर लेते, जैसे x की जगह पर 1 रख लेंगे तो 1 प्लस 4 भी क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यहाँ पर भी x को 1 रखोगे तो 2 into 1 2 plus 3 भी क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 3 सारे स्टेप पर क्यों है? तो मैथमेटिकली गलत हो जाएगा, आपका आंसर सही है, 5 आ जाएगा। हो सकता है कि स्कूल में टीचर लोग आपको मार्क्स भी दे दे कि पास नहीं है तो इसको पास करा लो एक बार के लिए, बट बोर्ड में ऐसा नहीं होगा। बोर्ड में आपके ऊपर यहाँ तक टीचर से जानते हैं हम लोगों को, तो सोचेंगे कि एक साल अगर वेस्ट ना हो तो पास कर देते, पर बोर्ड में ऐसा नहीं होगा ना। तो आप x की बार वैल्यू 1 प्लस है, 1 से बड़ी वैल्यू की बात करते, आपने 1 डाला कैसे? इसलिए आपको स्टेप लिखना जरूरी है। तो हम अभी से वो बोर्ड के हिसाब से लिखना चालू लिखेंगे, उसी तरह प्रैक्टिस करेंगे, राइट। और 2 ही तो स्टेप लिखने को से जाते हैं। हर एक में से होता है, अगर यहाँ पर 2 होता तो मैं यहाँ पर 2 प्लस h लिखता, और x से 2 को अप्रोच करता तो h हमेशा h को हमेशा 0 का अप्रोच करने वाला है, ठीक है। आप नेबरहुड वैल्यूज की बात करते हो ना, h हमेशा किसको अप्रोच करेगा? 0 को करेगा। ये वैल्यू बदल सकती है, 1 की जगह पर हो सकता है कि 2 दिया जाए। 2 पे कब चेक करता है? जब यहाँ पर 2 पे ब्रेक होता है। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि ऐसा क्यों, कि मैं वो बोल रहा हूँ कि जहां ब्रेक होता है वहीं पर आपको चेक करना है, बाकी किसी के लिए चेक करने की जरूरत नहीं। क्यों चेक करने की जरूरत नहीं? क्योंकि बाकी सब में तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, बाकी सब में तो लिमिट कंफर्म एग्जिस्ट करता होगा। क्यों करता होगा? कोई अगर मुझे बता पाए, ऐसा क्यों मैं बोल सकता हूँ कि ये 1 को छोड़ के बाकी सब में एग्जिस्ट कर रहा है? ये फंक्शन 5 पे क्यों एग्जिस्ट करेगा? कैसे पता चल जाता है मुझे? हाँ, ये तो 5 पे एग्जिस्ट करेगा, 7 पे एग्जिस्ट करेगा, ये 1 को छोड़ हर जगह एग्जिस्ट करेगा। जहां पर भी आप बोलोगे वहां पर मैं प्रूव कर देता हूं, क्योंकि एक ही फंक्शन यूज होने वाला है। अब आप देखो 2 के लिए मुझे चेक करना है, तो मैं क्या कर लूंगा यहाँ पर 2 प्लस, और 2 प्लस के लिए इन दोनों में से कौन सा फंक्शन यूज करने वाला है? 2 प्लस मतलब 2 से बड़ी वैल्यू 2.001 2.0001, तो कौन सा वैल्यू, कौन सा फंक्शन?
ये वाला, राइट। अब LHL में 2 माइनस लोगे, 2 माइनस का मतलब 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू, मतलब कैसी वैल्यू? एक एग्जांपल, जब 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू 1.99, 1.9999, 1.998, तो कौन सा फंक्शन? 2x+3 लूंगा। 1.99 के लिए मैं 2x+3 लूंगा या x+4 ही लूंगा? भाई 1.99 भी 1 से तो बड़ा ही है ना। 1.99 भी लूंगा तो मैं किससे बड़ा होगा? 1 से तो बड़ा ही होगा। इट मीन्स मैं 2 प्लस लूं या 2 माइनस लूं, दोनों केस में मैं यही फंक्शन यूज करने वाला हूं। जब मेरा फंक्शन ही एक यूज हो रहा है तो फिर 2 आंसर क्यों मिलेगा? तो मेरा RHL और LHL कभी अलग होगा ही नहीं। जब इसका अलग होने का चांस है, क्यों चांस है? क्योंकि दो अलग अलग फंक्शन यूज हो रहा है। जब फंक्शन ही सेम यूज हो रहा होगा तो 2 आंसर क्यों देगा? तो इसीलिए आपको सिर्फ चेक कहां करना है? जहां पर फंक्शन ब्रेक होगा, जहां पर फंक्शन ब्रेक होगा, ठीक है। बाकी किसी के लिए चेक करने की जरूरत है नहीं। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन जहां पर आपको चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। और दूसरा हो सकता है कि इसमें ऐसे दे दे +4 की जगह पर +3 की जगह पर +k दे रखा है और फिर बोल दिया गया है कि इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है, देन फाइंड k। इफ लिमिट डज एग्जिस्ट, देन फाइंड k। इसका मतलब ये पूरा प्रोसीजर चलेगा, ये पूरा का पूरा सेम करोगे। यहाँ पर 3 की जगह पर k आएगा और यहाँ पर x की जगह पर 0 रखूंगा तो 2 + k आएगा। और बोला है कि लिमिट डज एग्जिस्ट, इसका मतलब मुझे क्या मान के चलना है? RHL = LHL मान के चलना है। मुझे ये तो दिया हुआ है, ये गिवन है। तो RHL कितना है था? 5, LHL कितना है? 2 + k, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ k? एक होगा कि चेक करने का RHL और LHL से है कि नहीं, एक होगा कि RHL = LHL दिया हुआ, लिख के नहीं देंगे RHL = LHL, वो लिखेंगे क्या? लिमिट एग्जिस्ट करना, लिमिट डज एग्जिस्ट, ठीक है। और इसमें जो वैसे क्वेश्चन आएंगे तो पीस वाइज फंक्शन होंगे। कौन कौन से पीस वाइज फंक्शन होते हैं? मॉड, जो ब्रेक होते हैं बेसिकली। कौन कौन से फंक्शन ब्रेक होते हैं? मॉड ब्रेक होता है, मॉड्यूलस हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, फ्रैक्शनल फंक्शन हो गया। तो जो मुझे लगता है कि जो 3 आप लोगों को शायद आ सकता है, ये तीनों को कौन से फंक्शन बोलते हैं? और ये मैं पहली बार आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो ये तो इनफेक्ट हम लोगों ने चालू ही मॉड्यूलर को किया था, जहां से हमारे लेवल चालू हुआ था। इनइक्वालिटी से पहले मॉड्यूलर समझाया गया था। मॉड्यूलर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शन, ये सबको कौन से फंक्शन बोलते हैं? पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन मतलब जो पीसीस में ब्रेक हो सकता है, जिसके टुकड़े बना सकता हूं। जैसे मॉड है, मॉड के 2 पार्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। मॉड x दिया है तो इसके कौन कौन से 2 पार्ट है बताओ? x greater than 0 और x, अगर x greater than 0 है तो मॉड x किसके इक्वल होता है? अगर x ऑलरेडी पॉजिटिव है, अंदर का अगर मेरा डोमेन पॉजिटिव है तो मॉड की जरूरत है? मॉड का काम क्या होता है? नेगेटिव को, जो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो फिर मॉड की जरूरत नहीं है ना, जो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये x ही देगा। और अगर x नेगेटिव में है तो मॉड x क्या करेगा? नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके देगा, तो मॉड x किसकी इक्वल होगा? क्योंकि x नेगेटिव है तो नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो वो पॉजिटिव होगा ना। तो मॉड कहां ब्रेक होता है? कोई पूछे मॉड कहां ब्रेक होता है? 0 पे ब्रेक नहीं है, तो मॉड के अंदर दिया गया फंक्शन जहां 0 बनता है। मॉड 0 पे ब्रेक नहीं होता है। मॉड कहां ब्रेक होता है? अगर मॉड x - 1 होगा तो ये मॉड 1 पे ब्रेक होगा। कहां ब्रेक होगा? क्योंकि ये 1 पे 0 होगा ना, ये x के लिए क्या रखोगे तो 0 होगा। तो यहाँ पर x greater than 1 और x less than 1। x अगर greater than 1 है तो ये अंदर का जो वैल्यू है x - 1 वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा?
पॉजिटिव होगा, तो फिर वहां पर मॉड की जरूरत नहीं है। तो अगर x 1 से छोटा होगा तो अंदर की वैल्यू नेगेटिव होगा, और उसको पॉजिटिव बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? माइनस से, राइट। तो आपको पास लिमिट एक्जिस्टेंस में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि जहां पर मॉड GIF और ये सब दिया होगा, तो पहले हम उसको हटाएंगे। जब हटाएंगे तब हमसे क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, GIF एक बार बता दो, GIF क्या करता है? कोई भी नंबर का कौन सा वैल्यू बताता है? इंटीजर वैल्यू। जैसे 2.34 है तो 2.34 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर, क्योंकि इसमें दो पार्ट होता है ना, फ्रैक्शनल इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल फंक्शन क्या करता है? तो फ्रैक्शनल पार्ट बताता है। तो अगर आप लोगों को अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाए कि जिसमें मॉड वगैरह हो, जैसे DPP1 पूरा एक्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का है, अगर उसमें अगर ऐसे दिया हुआ है f of x equal to 3x upon mod x plus 2x where x is not equal to 0 और x equal to 0 के लिए 0 दिया हुआ है, x equal to 0 के लिए 0 दिया हुआ है, ठीक है। और मुझे पूछते इस क्वेश्चन में सो दैट लिमिट x टेंडिंग टू 0 f of x डज नॉट एग्जिस्ट, ट्रू ही करते हैं कि भाई इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो पता है कि लास्ट में क्या आना चाहिए? RHLE नॉट इक्वल टू LHLE। किसके लिए चेक करना है? तो क्वेश्चन ने दिया हुआ है किसके लिए चेक करना है? x टेंडिंग टू, तो किसके लिए प्रूव करना है? x टेंडिंग टू 0 के लिए प्रूव करना है। नहीं भी दिया होता तो कहां ब्रेक हुआ है? 0 पे, राइट। ओके, अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? RHLE का मतलब क्या होता है? x वैल्यू, RHLE मतलब 0 प्लस ना, और LHLE मतलब तो 0 प्लस के लिए फंक्शन भी तो बनाना पड़ेगा। तो 0 प्लस के लिए फंक्शन बनाऊंगा मैं x ग्रेटर देन 0, ये x इक्वल टू 0 के लिए 0 दिया, वो मेरे कोई काम का नहीं, तो सिर्फ दिया बट मुझे कुछ काम नहीं आने वाला। मेरे को जो काम आने वाला वो यही आने वाला है, x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब एक तो 0 नहीं होगा तो ये यूज करना है। तो 0 नहीं होगा तो फिर क्या होगा? 0 से बड़ा होगा या तो 0 से, मतलब RHLE में भी यही यूज करूंगा। और इसमें मॉड है, जब तक मॉड नहीं आता वो चलो कैसे? तो अब x को मैं क्या ले रहा हूँ? ग्रेटर देन 0। x अगर 0 से बड़ा है, ये मॉड x में मॉड की जरूरत है मुझे, है या नहीं? नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी पॉजिटिव है, ऑलरेडी अंदर की वैल्यू पॉजिटिव, तो मुझे मॉड की जरूरत नहीं है। तो ये एक्टिव हो जाएगा, तो x प्लस 2x, तो 3x बाई 3x, तो क्या बन जाएगा? तो RHLE में आंसर ही डायरेक्टली बना गया। अब x लेस देन 0, x अगर लेस देन 0 ले रहा हूं तो मॉड x क्या बनेगा? माइनस, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू पे मॉड हटेगा तो आगे क्या लगेगा? q माइनस लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। तो क्या हो जाएगा? ये 3x अपॉन माइनस x प्लस 2x, तो 2x माइनस x, तो आंसर कितना है? 3, और x इक्वल टू 0 के लिए 0 दिया है। तो पहले मैं मोड हटा लिया मैंने, और फिर मैं वो पूरा प्रोसीजर लिखूंगा। RHLE से चालू करता हूँ, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 प्लस, तो 0 प्लस में लिए कौन सा फंक्शन? 0 प्लस में कौन सा फंक्शन? 1। 0 प्लस में फंक्शन ही कौन है? इसका तो आंसर ही कांस्टेंट आ रहा है, तो फिर वो जैसे में 1 प्लस x और वो सब करना पड़ा तो करना नहीं पड़ रहा है। x होता तो करता ना उसमें, x ही नहीं तो क्यों करूँ? फिर आ जाऊंगा LHLE पे। LHLE में क्या करूंगा? लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 माइनस, तो 0 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या बन चुका है? 3। इसमें भी वो 0 माइनस है, तो वो सब करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी कांस्टेंट आ गया इक्वल टू 3। तो क्या लिखूंगा? RHLE इज नॉट इक्वल टू, therefore लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर मोड में ऐसे होता होगा कि कांस्टेंट ही आ जाता होगा, इसमें ऐसा हो गया तो मुझे प्रोसीजर, ये पूरा प्रोसीजर नहीं करना पड़ा। पर ये पक्की बात है कि आपको सबसे पहले मोड और ये सब कुछ हटाना पड़ेगा। जैसे 9th क्वेश्चन में x माइनस, वो किसका सिंबल है? क्लोज ब्रैकेट, ग्रेटेस्ट इंटीजर
x माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ x। और कब यूज करना है? x जब लेस देन 2। x जब 2 से छोटा होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा? 2 से छोटी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना? 1। बट 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू होगी तो कैसी वैल्यू होगी? 1.99, 1.98, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? तो पहले फंक्शन क्या हो जाएगा? x माइनस 1। और किसके लिए चेक करेंगे? 2 के लिए। तो 2 माइनस और 2 प्लस लिखोगे कैसे? तो बता दो मुझे, फाइनल थ्योरम में कैसे लिखोगे ये भी बता दो। पहले काम क्या करेंगे? उसमें फंक्शन बना लेंगे f of x इक्वल टू x माइनस 1। ये x माइनस 1 समझ आया? फिर 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना? 1। x इक्वल टू 2 के लिए आंसर 4। x इक्वल टू x ग्रेटर देन 2 के लिए ये किसके लिए करेंगे? जहां ब्रेक हुआ है। ब्रेक कहाँ हुआ? 2 पे। तो RHL मुझे लिखना सिखाओ, कैसे लिखूं RHL? स्टार्ट कैसे करें? लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस, तो कौन सा फंक्शन? 3x माइनस, ठीक, फिर लेट x इक्वल टू 2 प्लस x किसको अप्रोच कर रहा है? तो फिर x किसको अप्रोच करेगा? ये सब कुछ फिक्स ही है, ऐसे ही होता है। लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, x की जगह पर क्या रखूंगा? 2 प्लस, और फिर x की जगह पर क्या रखूंगा? 0। तो 3 into 2 6, 6 minus 5 1 आ गया। फिर LHL पे चला जाऊंगा। लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2 माइनस एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस, कौन सा फंक्शन? x माइनस 1, ठीक है। लेट x इक्वल टू 2 माइनस x। if x tends to, then x tends to 0। लिमिट ऑफ x tends to 0, x की जगह पर क्या रखा जाए? 2 माइनस x। x की जगह पर क्या रखूंगा? 2 माइनस, और x को क्या रखूंगा? तो 2 माइनस 1। RHL इक्वल टू, therefore लिमिट कर हो जाएगा। तो मैंने लिमिट का हर लेवल पे बात कर लिया कि जहां पर अब आपको कुछ भी पूछेंगे तो आप स्कूल के एग्जाम में तो सब कुछ करके आ सकते हो, ठीक है। कल के क्लास में डिफरेंशिएशन का जितना अभी आप लोगों को करना है, अपने को तो कल के क्लास में डिफरेंशिएशन भी करवाएंगे।